बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इंतखाबात को लेकर पंजाब और KP में बहस भी जारी है और इस पर मुशावरत भी जारी है। इस हवाले से मुज़ाकरात के दौर का आगाज़ होने का इंदिया भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो तमाम सियासी जमातें हैं, इनके जो मौक़िफ़ हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं और बबांगी दोहल मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक कल पेश हुए थे अदालत में और अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच जब समाअत कर रहा था, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस जो हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, तो उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया फारूक एच नाइक की जानिब से कि आइन से मावरा कोई इकदाम नहीं उठाना चाहते, मुज़ाकरात के रास्ते खुले रहने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा वहाँ पर पेश हुए, जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब वहाँ पर पेश हुए, पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब पेश हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब पेश हुए और दीगर जमात के लोग भी मौजूद थे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो वहाँ पर बात ये की गई कि हम हामी तो हैं, तो बात आगे बढ़ाएंगे। इस्तदा की गई कि हमें कुछ वक्त दे दिया जाए। अदालत की जानिब से वक्त तो दिया गया, अदालत की जानिब से बात यह की गई है कि आपका आना खुशाइंद है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ लचक दिखाना चाहिए, मशकूर है, ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। और चीफ जस्टिस ने तमाम सियासी जमातों के जो इस इकदाम को सराहा है और सराहने के बाद ये बात की है कि आपका आना खुश आइंद है, इसी से पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अगर अदालत कोई फैसला करती है तो वो फिर उसकी नौइयत तब्दील हो जाएगी और उसके मुहर्रिकात भी तब्दील हो जाएंगे। जब अदालत की जानिब से ऐसी बात की जा रही है तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़े तौर पर यह बात की है कि हम फैसले को मानेंगे, हथौड़े को नहीं मानेंगे। बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात यह की गई कि आप फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत ना कीजिए। यह भी बात की गई कि लचक आप किसी और के लिए दिखा रहे, हमारे लिए क्यों नहीं दिखा रहे। यह भी बात की गई कि वो शख्स जिसे सियासत से आउट होना चाहिए था, अदालत उज़्मा ने उसे सियासत का महवर बना दिया है। अब इन तमाम मामलात के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं पंजाब में वो मुकर्ररा वक्त पर हो जाएंगे? क्योंकि 26 तारीख को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम जमातें जो हैं वो मिल बैठकर फैसला करेंगी और 27 तारीख को अदालत में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया जाएगा। अदालत को बता दिया जाएगा कि क्या फैसला हुआ है, फंड्स के हवाले से क्या फैसला हुआ। क्योंकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने यह बात की कि ईद उल अज़हा के बाद कुली तौर पर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात हो सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने यह उज़र पेश किया कि यह ना हो कि मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद एक हो जाए। एक जानिब से बात यह हो रही है कि मुज़ाकरात को यह तूल देंगे, तो दूसरी जानिब से बात यह हो रही है कि अगर अभी आप इंतखाबात को रोक देते हैं तो ये इंतखाबात ईद उल अज़हा के बाद कुली तौर पर भी हो सकते हैं। लेकिन वहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वफाकी हुकूमत जो है वो इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी? क्योंकि पहले शाहजैन बुगटी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये कतई तौर पे इनकार कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था उसी मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर दीगर जमातें जो हैं, जिनमें ANP है, BNP है, MQM है, बाप है, वो किसी न किसी तौर पर राजी हुए थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में दूसरी तरफ देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह यानी PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस पूरे मामले में रुकावट दिखाई देते हैं। अब उनको किस नुक्ते पर मुतमईन किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह भी बात की जा रही है कि इस मामले के ऊपर सबसे बड़ी जो बेनिफिशरी है वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, जो सिर्फ कुछ MNAs के साथ हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या देखते हैं कि ये जो बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की, 26 तारीख को मुज़ाकरात जो होंगे, उन मुज़ाकरात के नताइज क्या होंगे, किसके हक में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखिए, एक चीज तो ज़हन में रखिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, 26 तारीख को कोई मुज़ाकरात नहीं हो, बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। ये सारी बातें जो हवाई बातें हैं, ये सारी खबरें जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को एक पागल बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के साथ एक नई गेम खेलने के लिए। पीपल्स पार्टी चाहती है मुज़ाकरात करे, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और ANP, इन तीनों जमातों ने वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ अपना लिया है, वाज़े तौर पर इस बात पर स्टैंड ले लिया है कि किसी सूरत में PTI से मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
किसी सूरत में। और JWP भी तो राजी नहीं है ना राना साहब, शाहजहान बुक्की भी तो राजी नहीं यार। एक उनकी सीट है जो जाती बताते खुद वो आप है ना, उनको पहले आज से पहले कभी किसी ने पूछा था ना आइंदा कोई पूछेगा। तो आप समझते हैं कि एक सीट अगर हट जाए तो वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है? अब भी वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है? क्या वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल है? अगर मुस्तकबिल की बात करते हैं यासर साहब, वफाकी हुकूमत का तो मुस्तकबिल ही कोई नहीं है। वफाकी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। ये एक ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हों लेकिन अवाम में जाने से डरें। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास जो दावा करे कि हम सबसे बड़ी सियासी हुकूमत है लेकिन सियासी मुज़ाकरात के अमल से भाग जाए, तो उनके पास तो है ही कुछ नहीं। तो जिनके पास है ही कुछ नहीं तो उनको फिर आप ये कहें कि एक वोट हो या ना हो। देखिए अब ना वोट की बात है ना कोई और मामला है। अब बड़ी सीधी सादी गेम है। और सीधी सादी गेम ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे, इलेक्शन 14 मई से आगे जाके होंगे। एक ही वक्त में इलेक्शन होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत और उनकी जितनी इत्तेहादी हैं ये किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ फड्डा लेने के लिए तैयार है। ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। ये सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट और कप्तान पर डालना चाहते हैं। ये एक नई गेम करना चाहते हैं। याद करें आप, पहले ये कप्तान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ते थे, अब ये कप्तान को अदलिया के साथ जोड़ेंगे। यानी हर दौर में ये कोई ना कोई नया ड्रामा करेंगे और ये नए ड्रामे की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, बाकी सब फ्रॉड है। मुज़ाकरात होना ना होना बिल्कुल झूठ है। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ईद उल अज़हा के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, क्या ये बात उन्होंने अपने तय कही है या ये जो उन्होंने बातचीत वफाकी इत्तेहादी जमातों के साथ या उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात की है उसका कोई इशारा दे रहे हैं? उन्हें जिन लोगों ने ड्यूटी दी थी उस पर उन्होंने पूरा अमल किया है। जिन लोगों ने उनकी ड्यूटी लगाई थी उन लोगों के कहने पर उन्होंने अपना काम किया है। जमात इस्लामी का इतना ही काम था जो वो कर रही है, ना इससे आगे ना इससे पीछे। क्या जमात इस्लामी के कहने पर जिसकी भी कौमी असम्बली में कितनी सीटें हैं, क्या उनके कहने पर मौलाना साहब राजी हो जाएंगे? क्या उनके कहने पर बड़े मियाँ साहब राजी हो जाएंगे? क्या उनके कहने पर मरियम साहब अपनी जिद छोड़ देंगी? क्या उनके कहने पर ANP जो है वो आ जाएगी? क्या उनके कहने पर उनके सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात MKM जो है वो अपनी ना छोड़ देगी? तो ये बातें तो बड़ी क्लियर है। जब ये सारा कुछ है, जमात इस्लामी माजरत के साथ किसी दोस्त को अच्छा लगे या बुरा लगे, जमात इस्लामी जिसकी गेम खेल रही थी, जिसके कहने पे सब कुछ कर रही थी, वो अब भी उन्हीं के कहने पे कर रही है। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार को किस नज़र से देखते हैं? बस पार्टी बेहतरीन किरदार अदा कर रही है जी। मुस्लिम लीग नून को जीरो कर दिया उन्होंने, इक़्तिदार के मजे भी लूट लिए हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए आइंदा इक़्तिदार के दरवाजे भी बंद कर दिए। और भी बस पार्टी जो उसे खेलना चाहिए था वो खेल रही है। साथ वो एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जमहूरियत की दुश्मन जमातों के इक़्तिदार में भी बैठे। ये सऊदी वली अहद से जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, मरियम नवाज भी हमरा हैं, उसमें क्या एक मंजर आम पे आए हैं, क्या गुजारिशात की गई हैं या किन उमूर पे गुफ्तगू हुई है? जब सरकारी प्रेस रिलीज जारी होगी ना, इस पे उस वक्त आप देखिएगा क्या है। सरकारी प्रेस रिलीज उस पे फिर देखिएगा क्या है। अभी तक की कोई मंदरजात सामने नहीं है, कोई चीज सामने नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर सऊदी हुकूमत कभी भी कोई गैर संजीदा ऐसी चीज सामने नहीं लाती जो कानून से या उनके रूल से हटके हो, जब तक वो प्रेस रिलीज जारी नहीं करते, मैं समझता हूँ कि बाकी तमाम चीजें क्यास चलाई हैं। आप समझते हैं, चलें बईदस कयास ये बात ले लेते हैं कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार होगा? नवाज शरीफ को वापसी से रोका किसने है? वजीर आजम कौन है? उनके सगे भाई। वजीर दाखिला कौन है? उनकी पार्टी जमात का एक रुकन। इसी तरह दीगर वजारतों पे कौन बैठे हैं? तो उनको पाकिस्तान आने से किसने रोका है? पाकिस्तान आने तो उनसे किसी ने नहीं रोका। अगर किसने रोका तो मुझे उसका नाम बता दे। रास्ता तो उनका हमवार होता है जिनके रास्ते में रुकावटें खड़ी गई हो। मियाँ साहब के रास्ते में रुकावट यह है कि अवाम उनसे मोहब्बत नहीं करती। मियाँ साहब के रास्ते में रुकावट यह है कि अवाम जो है उनके खिलाफ वोट देना चाहती है। अवाम ने उन पर इत्तेफाक कर दिया। ये एक ऐसी चीज है जिसके डर से मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे।
राना साहब, खान साहब की वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुआ है, वो ज़मान पाक में मौसूल भी हो गए। उधर बात ये हो रही है कि ईद पे वो जो कैंप्स बाहर लगे हुए थे वहाँ से लोग वापस चले गए हैं घर को। अब कुछ लोग उसे टिकट्स के इजरा से तशबीह दे रहे हैं और कुछ लोग बात ये कर रहे हैं कि ईद का मौका था और ख़ुद हिदायत जारी की गई कि आप चले जाएँ। इस मामले के ऊपर क्या आपको ये खदशात हैं या ऐसी कोई खबर है कि ईद पे एडवेंचर हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है और इसकी तैयारी भी है, लेकिन ये सिर्फ मौसम को देखते हैं कि सियासी मौसम कैसा होगा, या देखते हैं कि इस मौसम में क्या ये जीत सकते हैं या हारेंगे। ये चीज़ें देखते हैं। जब इन्हें यकीन हो गया कि इस मौसम में वो जीत सकते हैं, कोई मज़ाहमत नहीं होगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी, तो ये ऑपरेशन करेंगे। जब मज़ाहमत होगी तो ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अगर ऑपरेशन होता है तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा और उधर सुप्रीम कोर्ट के रवैये में तब्दीली क्या देख रहे हैं? दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये हुकूमत किसी हुक्मनामे को नहीं मानती, ये तो तसादम की तरफ जा रही है, तो लिहाजा ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ अवामी मूड देखेंगे और यहाँ हो सकता है कि अंदर से कोई ऐसी आवाज़ उठ जाए या कोई ऐसा तगड़ा पैगाम आ जाए जिसके बाद ये ऑपरेशन ना करें। बाकी इनकी तैयारी है। अंदर से आवाज़ किसकी उठती देख रहे हैं? या सर, यहाँ तो आप शहजादे हैं, जानबूझ के मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। मैं शहजादा ही हूँ। इंतजार कर ले थोड़ा सा। बिल्कुल आप शहजादे हैं, आप उन्हीं शहजादों के जैसे हैं जिन शहजादों को सब कुछ पता भी होता है, आंखें बंद कर लेते हैं ना। तो कुछ इंतजार कर लें, ये सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। राना साहब, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, ये जो केसेस का मुस्तकबिल है? अब बहुत से लोग ये बात 0/0 आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये शर्त आयद की गई कि तमाम केसेस को पहले खत्म किया जाए? बिल्कुल नहीं की गई, बिल्कुल नहीं की गई। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं की गई। मेरी जिम्मेदारान से बात हुई थी कल, इसमें कोई शर्त नहीं भेज की। उन्होंने कहा जी मेरिट पे कर लें, अगर कोई मुकदमा बनता है तो बिल्कुल करें। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या आप समझते हो मुकदमा बनता है? आप समझते हैं? मैं अपनी राय तो राना साहब दे नहीं सकता, लेकिन मैं अदालत का हवाला जरूर दे सकता हूं कि एक मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा था कि हमें पता है ये मुकदमात किस नौइयत के हैं, लेकिन आपको अदालत से थोड़ा सा ताउन करना चाहिए, तभी हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं। बस आप फिर इस बात को ध्यान में रखिए, जब अदालत को पता है, जब मुझे पता है, आप क्यों नहीं हम राय देंगे? हम सारे पाकिस्तानी एक राय दे सकते हैं और हमारे राय का एक एहतराम होगा और हम अपने दायरे में रहकर राय दे सकते हैं। सबको पता है कि गाड़ी में बैठा एक शख्स जा रहा है अदालत में पेश होने और उस पर आप 780 का पर्चा दे देते हैं। एक शख्स एक जगह पे मौजूद नहीं है, उस पर पर्चा दे देते हैं। एक शख्स जो है वो किसी बात करता है, आप उस पर कई तो हीने लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है, ये सियासी मुकदमात हैं। उसको डराने के लिए थे, कप्तान नहीं डरा, वो डटा हुआ है, तो उसके बाद अब ये डर जाएंगे। राना साहब, आप निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्योंकि इस मामले के ऊपर अदालत उज़्मा ने भी बातचीत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान 28 अप्रैल जो है जी, 28 अप्रैल का दिन निगरान हुकूमतों की कीमत और किस्मत का फैसला हो जाएगा। 28 अप्रैल को निगरान हुकूमतों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। सही। राना साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकटों की तकसीम हुई है उसमें बहुत सी चय मगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म को परवान चढ़ाया गया, कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि खान साहब के जो अतराफ में लोग थे उन्होंने लोगों को एडजस्ट करवाया, और कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि खान साहब ने जो टिकट्स का इजरा किया है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हकदार लोग हैं उन्हें टिकट से महरूम रखा गया। आप इस पर क्या राय रखते हैं? बिल्कुल जो आपकी राय है इसी तरह है। देखें, टिकटों की बंदरबांट में बहुत सी ज्यादतियाँ भी हुई हैं, बहुत से ऐसे लोगों को बलैच किया गया है जो हकदार नहीं थे, और बहुत से पार्टी के कारकुन जो हैं, जिस तरह आप ले लें कसूर से कैसर अहमद शेख है, कैसर अयूब शेख, सॉरी, ये पुराना कारकुन उसको नहीं दी गई। लाहौर से अंदरून शहर से सलमान है, उसको नहीं दी गई। इस तरह बहुत से लोग हैं जिनको टिकटें नहीं दी गई और उनका हक भी बनता था, वो डिजर्व भी करते थे। उनकी पार्टी खिदमत, उनकी अवामी खिदमत, ये सारा कुछ मौजूद था। तो ये सारी चीजें होती हैं। हम असलम इकबाल का भाई है, उसको सिर्फ टिकट नहीं दी गई। अमजद इकबाल को कौन सा दिन था जब वो धूप सर्दी गर्मी में नहीं खड़ा था? बहुत से लोग हैं, एक नहीं बहुत से लोग हैं। इसी तरह आप बिहारी से ले लें, वहां से किन लोगों को दी गई, बुरेवाला से किनको दी गई, मुल्तान से किनको दी गई। बातें तो हो रही हैं, कुछ लोगों ने किसी को बलैच भी किया। मेरा ख्याल है कप्तान साहब जो है टिकटों में अच्छा खासा रद्दोबदल करेंगे। और ये रद्दोबदल आपको नए चेहरे शामिल होते दिखाई दे रहे हैं या इस पे पुराने चेहरे वापस आते दिखाई दे रहे हैं? वो बंदे जो पार्टी के साथ मुखलस थे, जिनके मामले में डिसीजन कुछ लोगों ने गलत करवा दी।
अच्छा, बहुत सी बातें राना साहब चल रही थी कि ये वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। हमाद अजहर के बारे में तज़किरा था, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तज़किरा था, कुछ और लोग भी थे। मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। खान साहब से पहले खुद बात हुई तो खान साहब ने बोला क्या, मैंने अपनी इस टीम को कौमी असम्बली में लेके जाना है, मैं इस टीम को कौमी सियासत में रखना चाहता हूँ, मैं इनको सूबाई सियासत में नहीं लाना चाहता। तो लिहाजा मैं जिन लोगों पे मैं डिपेंड करता हूँ, जिन्हें मुज़ाकरात, जिन्हें अदालतों में हर जगह भेजता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि मेरे बाद वो टीम सारी है, तो मैं उनको सिर्फ इलेक्शन में नहीं अभी उतारना चाहता, उनको मैं कौमी सूबाई के इलेक्शन में उतारूंगा, कौमी असम्बली के इलेक्शन में उतारूंगा। इसलिए सूबाई असम्बली के इलेक्शन उन्होंने नहीं उतारा। हमाद अजहर साहब आपको विफाक में जाते दिखाई दे रहे हैं, ये लाहौर की मेयरशिप में आते दिखाई दे रहे हैं? वफाक में जा रहे हैं। लाहौर की मेयरशिप में नहीं आएंगे? नहीं, वफाक में जा रहे हैं। और शहबाज गिल साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? उनके बारे में तो ये कयास आराइयां थी कि फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। वो गलत कयास आराइयां थी। शहबाज गिल जो है वो बड़े करीब हैं, खान साहब के करीब रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, टीम का जो कप्तान होता है ना, उसकी अपनी हिकमत अमली होती है, उसने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक काम करना होता है, और वो अपनी ही हिकमत अमली के मुताबिक काम कर रहा है। उसने इस फील्डर को कहाँ रखना है, किसको किस जगह यूज करना है, किसको वनडे में, किसको T20 में, किसको टेस्ट में रखना है, ये उसका फैसला है। मेरा ख्याल है तो लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए। मुराद राज साहब माइनस हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं हुए। इंतजार तो करें, इंतजार तो करें, थोड़ा टाइम है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। राजा साहब, वो इस मामले के ऊपर जिस हद तक टेलीविजन स्क्रीन पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चहमगोइयां तो चल रही हैं, उन्हीं चहमगोइयों को कुछ हद तक कम करने के लिए उसका तज़किरा कर रहा हूं। जलील शरकपुरी साहब का मुस्तकबिल विफाक में देख रहे हैं? नहीं जी, उनका कहीं भी नहीं है। नहीं है उनका कहीं भी नहीं जी, बिल्कुल। तो वो पार्टी को छोड़ देना, PTI से मोहब्बत का इजहार करना, उनके लिए काम करना, वो सारा रायगा है। बात यह है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। शरकपुरी साहब के सके भाई थे जिनको टिकट दी गई, अब्बू के शरकपुरी साहब को। अब आपने कुछ जमीनी शाहिद देखने होते हैं और उस पर चलना होता है। शरकपुरी साहब को मेरा ख्याल वो शेखुपुरा में मेयरशिप देने के लिए तैयार थे, लेकिन शरकपुरी साहब को मैंने देखा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अपने रद्दमल का भी इजहार किया। राना साहब, वज़ीर आज़म ईद के बाद जाएंगे बरतानिया में, शाह चार्ल्स की ताजपोशी की जो तकरीब है उसमें शिरकत करने के लिए। वहाँ पे बाऊजी से भी मुलाकात होगी। उस मुलाकात का नतीजा क्या देखते हैं, और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की गई सिफारिशात आपकी नज़र में क्या होंगी या गिले होंगे? आप जरा वक्त का इंतजार करें। ये सारी मुलाकातें जो है ना, एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म करने जा रहा है जहाँ पर मुआशी बहरान है, जहाँ पर सियासी बहरान है, जहाँ पर इक़्तिसादी बहरान है। और जब इन हालात में आप जाते हैं तो इस बात को नशीन कर लें, फिर आपको उतना ही मिलता है जितने आप इख्तियार लेके जाते हैं, जितना आपका वजन होता है। बस ये दिन में तो बिलावल भुट्टो साहब का ईद के बाद भारत जाने का जो प्लान है उसको किस नज़र से देखते हैं? इक़्तिसादी तौर पे क्या भारत के साथ रवाबित दोबारा से उस्तवार होंगे? हाँ, रवाबित तो सवार हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या भारत पाकिस्तान को मजबूत होता देखना चाहेगा? कभी भी क्या वो चाहेगा कि पाकिस्तान मजबूत हो? तो फिर इसलिए बहुत से सवाल के जवाब भी आपके पास होते हैं, लेकिन ये सारा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिससे आप लोगों को आराम करने के लिए करते हैं। तो अब हालात ऐसे हैं नहीं, अब हालात ऐसे है नहीं, और हालात की करवट जिस तरफ जा रही है, क्या उधर को पाकिस्तान की मईशत जाएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। सियासी मामलात के ऊपर नाज़रीन मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट बात कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सियासी माहौल किस तरीके का बनेगा पाकिस्तान के अंदर? अगर कोई अफ़हाम तफ़हीम के साथ सियासत करना चाह रहा है और पाकिस्तान में कोई ऐसा बीज बोया जा रहा है कि जिससे मुस्तकबिल में कुछ हद तक सियासी इस्तेहकाम देखने को मिलेगा, मुआशी तौर पर भी इस्तेहकाम देखने को मिलेगा, तो उस फसल को पानी कौन देगा? उसके बीज अगर बोए जा रहे हैं तो फसल कौन काटेगा और फसल किस तरीके से काटी जाएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन उस फसल को पनपने कौन नहीं दे रहा, ये भी एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं, जिसमें पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है, हमारे IMF के साथ डील होने वाली है, उसके अलावा पाकिस्तान में खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद में अगले 6 माह में मजीद इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान मुआशी ज़वाल पजीरी की तरफ गामजन है और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में अफरात ज़र में फिर से इजाफा होने की जो है खबरें हैं
तो उस पे पाकिस्तान के हालात किस तरफ को जाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना साहब, क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, आपकी इत्तेहादी है, और दीगर जमातें जिनमें MQM है, PK मैप है, बाप है, ये लोग राजी हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में PMLN शाहजैन बुगटी साहब, जिनका ताल्लुक जमहूरी वतन पार्टी से है, और JUIF, ये क्यों अटके हुए हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात की बात जहां पीपल्स पार्टी करता है, वहां पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि हमें जो है वो कन पट्टी पे बंदूक रख के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और यही वो बुनियादी वजूहात हैं कि जिस तरीके से एक पंचायत के तरीके से निज़ाम को चलाया जा रहा है, जहां KPK में तो कोई इलेक्शन की जल्दी नहीं है कि 90 दिन में पाकिस्तान का KPK भी हिस्सा है, वहाँ भी इलेक्शन होने, और वैसे भी इलेक्शन की डेट देना जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई उससे तल्लुक नहीं है आइनी तौर पे, आइन कहीं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट का तयन करना है, और फिर वो जो पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के मामला जो मुतनाज़ा हैं 4-3 का, और जो सुओ मोटो को आपने होल्ड करना है जब तक, फिर जो बिल पास हुआ, तो ये सारे मामला जो हैं, फिर ये कहना कि एक फरीक को आप मना लें और एक फरीक अगर मान जाएगा तो मैं इलेक्शन की डेट जो है वो तब्दील कर दूंगा, और अगर वो फरीक ना माना तो फिर 14 मई को इलेक्शन है। तो ये वो सारे मामलात हैं जो एक तरीके से जो समझ नहीं आते, जो हजम नहीं होते। मैं छोड़ दें राना साहब, इस बात को छोड़ दें कि फरीक मानता है या नहीं मानता, लेकिन आइन की रूह से अगर बात की जाए, और आइन की रूह से ही सुप्रीम कोर्ट ने वो वक्त का तयन किया और अहकामात जारी किए। फरीक को छोड़िए, आइन को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को देखिए, और वो टाइम फ्रेम को देखिए। अगर उसी के ऊपर बात आ गई तो फिर भी आप ही के मुखालिफ जाएगी, तो आप फरीक को एक साइड पे रखते हुए आईनी तौर पे और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए तो फैसला कर सकते हैं। नहीं, देखें, आइन के अंदर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आइन को भी अगर देखें तो KPK क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो ये सारी फिर जो एक्सरसाइज है ये मुतनाज़े नजर आती है ना इसके अंदर। तो फिर वो एक अना का पहलू भी नजर आता है, एक एजेंडे का पहलू भी नजर आता है, मुतनाज़ा ये पूरी सारी एक्सरसाइज बनती है कि आईनी तौर पे तो इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट ECP ने करवाने हैं, और ECP ने 8 अक्टूबर की डेट दे दी, लेकिन इंटरवेंशन की गई वो सिर्फ पंजाब के लिए की गई। जो इंटरवेंशन और जो काविश और कोशिश की जा रही है वो सिर्फ पंजाब में कराई जा रही है। क्यों? कि पंजाब में एक लगता है कि मखसूस पार्टी की हुकूमत बन जाएगी, तो इसलिए की जा रही है। तो ये सारा मामला जो है, और फिर अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं, कतई नजर इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रही है, क्या आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बन जाएगी अगर अभी इलेक्शन होंगे? नहीं समझता कि उनकी बनेगी। मैं तो ये समझता हूं कि, और हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन एक साथ होंगे मुल्क में तो वो जमहूरियत के लिए बेहतर होंगे, आईनी होंगे। आइन कहता है कि केयर टेकर सेटअप के निज़ाम के नीचे इलेक्शन होने चाहिए, ये भी आइन का तकाजा है जो हमारा आइन है। तो वो अगर हो जाए तो बेहतर होगा, वरना बिल्कुल हमारी हुकूमत भी बन सकती है, हम भी मुकाबले में हैं, बल्कि बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर ये इलेक्शन के रिजल्ट काबिल कबूल होंगे नहीं होंगे वो सवाल भी उठता है, लेकिन यहाँ जो माहौल के मुताबिक जो चीज़ें की जा रही हैं वो काबिल कबूल नहीं है। और फिर जिस तरीके से आप इसको फोर्स कर रहे हैं पंचायती माहौल के अंदर, देखें बातचीत बिल्कुल हो, उस आपस में अगर कोई फैसला हो जाता है हो, लेकिन ये जो एक टाइम फ्रेम को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है और बैकग्राउंड मुतनाज़ा है पूरा सुप्रीम कोर्ट का, वो काबिल कबूल नहीं है। जब आप लोग ये समझते हैं कि बैकग्राउंड मुतनाज़ है, जब आप लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात इस तारीख पर नहीं होंगे, जब आप लोग ये भी समझते हैं कि तमाम इत्तेहादी मुतमईन नहीं होंगे, तो फिर सवाल ये है कि कागजात नामजदगी क्यों जमा करवाए गए तमाम जमातों की जानिब से? देखें, इलेक्शन से हम ना डरते हैं ना हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ बहुत सिंपल है कि इलेक्शन एक साथ मुल्क में होने चाहिए। उसके लिए इलेक्शन की डेट का तयन ECP ने 8 अक्टूबर का कर दिया। उसके बाद जो इंटरवेंशन की गई सुप्रीम कोर्ट से, वो इंटरवेंशन आईनी नहीं है, वो इंटरवेंशन करेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है कि वो ECP का रोल इख्तियार कर ले, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव का रोल इख्तियार कर ले, पार्लियामेंट का रोल इख्तियार कर दे, ये काम उनका नहीं है।
तो ये उसको वहां से अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आए। वो हाउस जो है वो मुतनाज़ा हो चुका है, उसके फैसले जो हैं वो इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, उसको तो दूसरी तरफ फिर ये भी बात होती है राणा साहब कि जब आप ये कहते हैं कि एक हाउस मतनाज़े है, तो क्या पार्लियामान मतनाज़े नहीं है जहाँ पे आप बिल की मंजूरी करवाते हैं और सिर्फ 44 अराकीन उस पर दस्तखत करते हैं, तो वो रिफ्ट का अंदाज़ा वहाँ से नहीं होता? नहीं, पार्लियामेंट में कोई रिफ्ट नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर अगर जो 48 से ज्यादा लोगों ने अगर क्या कहते हैं उसको रिजेक्ट किया है तो वो नोट हो जाते। जब मेजॉरिटी जो है, जो पार्लियामेंट में हाजिर लोग हैं, मेजॉरिटी एक फैसला करते हैं तो वो फैसला वैलिड है। पार्लियामेंट तो जो वहाँ हाउस की अटेंडेंस है उसके मुताबिक ही उसने चलना है ना, जितने मेंबर हैं उसके करंटली। राणा साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान की मुआशी अबतरी जो है जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, इसमें इस्तेहकाम क्या आप देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो कब तक आता देख रहे हैं? देखिए, जो एक डिफॉल्ट का खतरा था ना, वो तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपने देखा कि पिछले महीने $650 मिलियन का जो है वो सरप्लस आ गया। तो जो बदतरी आनी थी कि आपने करंट अकाउंट को जीरो की तरफ लेके आना था, बल्कि सरप्लस की तरफ लेके आ गए, आप वो ले आए। जो 17-18 अरब डॉलर का जो पिछले साल पीटीआई करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई, वो तो मामला, लेकिन बहुत बड़ी ये भी सवाल तो बनता है ना, आपने करंट अकाउंट सरप्लस कर लिया तो ये देखें कि आपकी तजारत कितनी महदूद हो गई है। ये वैक्यूम है और वहां से आप इतने पे आ गए, यानी 100% से आप 2% पे आ जाएं और आप कहें कि ये हमने इतना पैसा बचा लिया। नहीं, ये खुशी से तो नहीं आए हम, ये हमारी चॉइस का फैसला तो नहीं था। कोई 1 साल की हुकूमत, जो 1.25 साल की हुकूमत होती है, जो इलेक्शन ईयर में जारी होती है, वो हुकूमत खुशी से बिजली के बिल महंगे तो नहीं करती, वो पेट्रोल की प्राइसेस तो नहीं महंगी करती, ना वो जो है गैस की प्राइसेस महंगी करती। आप रिकॉर्ड निकाल लें 75 साल का पाकिस्तान की तारीख का, एक जमात नहीं मिली होगी जो इलेक्शन ईयर के अंदर ये इकदाम ले। हम तो वो ले रहे हैं इकदाम जो इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाए, हम तो डिफॉल्ट से बच रहे हैं। तो वो अगर पिछले 4 साल इतने बदतरीन ना होते तो ये सूरत हाल ना बनती। आज हमें करेक्शन करनी पड़ रही है, उस करेक्शन में ये मजबूरी के फैसले हैं कि आपको इंपोर्ट कंप्रेशन के जरिए करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना पड़ा। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये मजबूरी के फैसले आपको करने पड़ रहे हैं, इससे ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है। ये जो तमाम फैसले हो रहे हैं, ये किसी एक शख्स की इख्तरा पे हो रहे हैं या IMF की डिमांड पे हो रहे हैं? ये मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते फैसले और IMF का मुआहदा नहीं होता तो फिर आप एक बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर चले जाएंगे। तो हमने उस क्राइसिस से बचाया है। बिल्कुल मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस है कि अगर आप डिफॉल्ट की तरफ जाएं तो हमने उस चीज को कवर कर लिया। अब आगे का रास्ता क्या है वो हम कर रहे हैं। हम रिफॉर्म्स जो है वो सब्सिडीज को रिविजिट कर रहे हैं, हम सेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, और हम अपने लॉसेस को, जो गवर्नमेंट के लॉसेस हैं, उसको कम कर रहे हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन में आ रहे हैं, IMF के प्रोग्राम को रिवाइव कर रहे हैं। यही वो रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये दावा करते हैं, वो ये कहते हैं कि IMF की जानिब से कतई तौर पे ये बात नहीं की गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ा दें, काइबर रेट में इजाफा कर दें, महंगाई में इजाफा कर दें, या मुख्तलिफ अशिया के रेट्स में इजाफा कर दें, या टैक्स की शरह में इजाफा कर दें। IMF की तरफ से सिफारिशात ये पेश की गई थी कि आपका जो एक तबका है जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री से है, या बड़े जो तबकात हैं, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, आप उनके हवाले से टैक्स रिफॉर्म्स करें, उनसे टैक्स कलेक्शन बेहतर करें और वो जो रिलीफ है आम आवाम तक मुंतकिल कर दें। लेकिन हमारे यहाँ इसहाक डार साहब ने इसे कुली तौर पर नाफिज करना बेहतर समझा है एक तबके की निस्बत। हमारा जो बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो भी, उसके अंदर जो घरेलू सार्फिन है उनके कम तरीन रेट हैं, और जो ट्यूबवेल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके कम तरीन रेट हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हायर कंजम्पशन में उनके सबसे ज़्यादा रेट हैं। हमारे गैस के सेक्टर में भी यही हैं। जो लो इनकम ग्रुप है उनके रेट, उनके स्लैब मुख्तलिफ हैं, जो हाई इनकम में उनके स्लैब मुख्तलिफ हैं। हमारा जो टैक्सेस इजाफी लगाए वो भी हमने कोशिश की कि उसका बर्डन मैक्सिमम अमीर तरीन जो लोग हैं उनके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर पड़े, बड़े शोबों पे तो हमारा। लेकिन इस शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल IMF आपको फिस्कल डिसिप्लिन का कहता है कि आपने अपने बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। तो शॉर्ट टर्म में आपके पास यही सूरत हाल होती है जो हमने की है। पेट्रोल की प्राइसेस PDL पे पिछली हुकूमत एग्री करके गई थी कि हम PDL लेके जाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो वो मुआहदा हमें उसको मुकम्मल करना पड़ा। हमने PDL जो है वो बिल्कुल उसको बढ़ाया।
इसी तरह बिजली सस्ती वो कर गए थे, हमें बिजली के लॉसेस जो देखे ना, 1100 अरब का सर्कुलर डेट जो 2400 अरब पे छोड़ के गए, IMF ने कहा कि इस फ्लो को बंद करें, हमने वो फ्लो भी बंद किया। लेकिन आप ये देखिए कि ये इस तरीके से बिजली के रेट्स में इजाफा करना बेहतर है या लाइन लॉसेस में कमी वाकई करना बेहतर? देखिए, लाइन लॉसेस में कमी एक दिन में तो नहीं आएगी या एक साल में तो नहीं आएगी। हमने अपने 5 साल के टेन्योर में 4-5% लाइन लॉसेस में कमी लेके आए, जो एक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, हमने किए, वो रिवर्स हो गए 4 सालों में। लाइन लॉसेस में 1% इजाफा हुआ ये पिछले PTI के दौर में। ये शॉर्ट टर्म में तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसी तरह रिकवरी जो है वो कोई खातिर खा नहीं बड़ी PTI के दौर में, हमने रिकवरीज भी बेहतर की अपने 5 साल दौर के अंदर। तो वहां जहां परफॉर्मेंस आती है, हमने परफॉर्म किया पिछले 5 साल में। आज 1 साल के अंदर जो मुमकिन तौर पे शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता था, ये एक शॉर्ट टर्म हुकूमत है ना, हमें तो फायर फाइटिंग करने को मिली है, फायर फाइटिंग ही हम कर रहे हैं। तो वो फायर फाइटिंग के अंदर ये जो मजबूरी के फैसले हैं जो IMF के साथ हमने किए, वो हमने पॉलिटिकल कॉस्ट को देखते हुए नहीं किए कि इसका हमें सियासी नुकसान हमने कर लिया। आज जो इमरान खान पॉपुलैरिटी कर रहा है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। आज इस चीज का रोल है कि हम स्टेबलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, तो उस वजह से अवाम परेशान है। लेकिन अवाम को यह समझने की जरूरत है कि अगर हम ये सब कुछ ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। उनकी अवाम को इस बात की क्या जवाब देंगे जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई है कि अगले 6 माह में 39 लाख जो अफराद हैं पाकिस्तान के, वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, जिनका ताल्लुक मुतवस्सत तबके से? देखिए, हकायक क्या है? हकायक ये है कि हमने 70 से 80 अरब डॉलर के कर्जे जो हैं वो वापस करने हैं, वो रीस्केड्यूल होंगे, वो रिन्यू होंगे, वो ये सारे मामलात। ये इतना बड़ा पहाड़ है जो आगे माशी तौर पे आने लगा है। तो इस पहाड़ को अगर कोई ये कहे कि वो आके अवाम को रिलीफ दे देगा या आएगा ग्रोथ रेट को 6% ले जाएगा, तो वो झूठ बोलेगा। ये तो हमें आगे तो हमें अपनी चादर देख के चलना है, हमें अपनी इंपोर्ट्स को इक्वेट करना है आपकी एक्सपोर्ट और रिमिटेंसेस के साथ, हमें अपनी सब्सिडीज को रिविजिट करना है, सेक्टर वाइज रिफॉर्म्स लेके आनी है। ये बड़े मुश्किल फैसले हैं जो आगे चंद सालों में अगर किए गए तो फिर ही पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वाइवल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में सस्ता तेल कब मिलेगा? कल मुसद्दिक मलिक साहब ये तस्दीक कर चुके हैं कि पहला कार्गो जो है वो रशिया से आ रहा है पाकिस्तान में, और वो रशियन टीम के सामने ही रिफाइन किया जाएगा, और 33% वो पाकिस्तानी पेट्रोल जो है या पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो रशिया से ख़रीदना चाहते हैं। तो क्या ये प्रोसीजर खुशउस्लूबी से हल हो जाएगा, और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये कीमतें कम हो जाएंगी और यहाँ पे रशियन तेल की फरामी भी होगी? देखिए, रशियन तेल जिस दिन अब आ रहा है ना जी, ऑर्डर हो गया, अब वो आएगा, पहला कार्गो आएगा, तो आपके आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंटेड तेल पे आप प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो आपका फॉरेक्स बचेगा। तो वो तो शुरू हो जाएगा। वो कितना इम्पैक्ट आता है उसका पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, ये मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जरूर उसका फर्क आएगा। और वो ट्रांसलेट जो मैकेनिज्म है कि जितने का आप तेल खरीदते हैं वो हर 15 दिन बाद जब वो लागू होता है, 1-2 महीने के लैग के बाद कीमत, तो वो ट्रांसफर हो जाता है वो प्राइसिंग जो है अवाम को, सार्फिन को, तो वो उसी मैकेनिज्म के तहत उनको जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये रशियन तेल जो डिस्काउंट, ये कहना कि रशियन तेल आएगा तो पता नहीं तेल पाकिस्तान में कितना सस्ता हो जाएगा, ये भी एक इमरान खान का प्रोपोगेंडा था जो कि हकायक पे मबनी नहीं था। इससे मुल्क को फायदा जरूर होगा, लेकिन आपका फॉरेक्स रिजर्व्स आपके बचेंगे, आपके की जो है ज़र मुबादला के अंदर बेहतरी आएगी, लेकिन उसका कितना वो ट्रांसलेट होता है वो तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसिंग ट्रांसलेट हो जाएगी हर 15 दिन बाद। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर ईद के बाद जा रहे हैं भारत, प्लान क्या है? भारत से इक्तिसादी राबिते उस्तवार कर रहे हैं, आगे की पाक भारत जो ताल्लुकात हैं उसका मुस्तकबिल क्या है? देखें, मैंने भी अभी ये खबर मैंने सुनी है, लेकिन मेरे पास इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस विजिट पे जा रहे हैं और क्या उधर है और क्या तय पाया है। लेकिन मैं ज़रूर, मेरे पास अभी इसके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं है जी। अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल। एक तरफ मुलाकात हुई असद कैसर साहब की अयाज सादिक साहब से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं से, वो मुलाकात जो हुई है उसमें बातचीत हुई मुज़ाकरात के हवाले से, पैगामात कोई कुछ इधर के कुछ उधर पहुंचाए गए, कुछ उधर के गिले सुने गए।
अब इससे माहौल कुछ बेहतर होता हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर इसी असना में मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट आती है कि हम दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब एक तरफ से मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐसी ट्वीट भी है। इससे पार्टी के अंदर रिफ्ट दिखाई देती है, इसमें कोई सदाकत है? देखिए, डेफिनेटली जो मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है वो इसी चीज़ का अंदिया देता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आगे इनके साथ मुज़ाकरात पीटीआई के साथ नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत जो पीडीएम है उसके अंदर भी रिफ्ट है। JUIF का भी ये ख्याल है कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर बड़ा उन्होंने बरमला तौर पे हमारी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ वॉइसेस हैं, लेकिन ये कंसेंसस बिल्ड हो पाता है नहीं हो पाता, ये आने वाले चंद दिनों में इसका पता लगेगा। अभी अंदर पार्टी के इंटरनली बातचीत हो रही है कि क्या तरीक़ाकार आगे इख्तियार करना चाहिए, और पीडीएम ने तो आपस में ऑल पार्टीज जो हैं, जो कोलिशन की हैं, उनकी मीटिंग्स ईद के बाद बुलाई हैं, तो उसमें क्या कंसेंसस डेवलप होता है ये अभी देखने को है। लेकिन डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा कि मुख्तलिफ हमारे पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है और कोलिशन में भी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ नज़रियात हैं और कोलिशन गवर्नमेंट में भी इस वक्त मुख्तलिफ नज़रियात हैं। देखना यह है कि ईद के बाद फैसला क्या होता है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी माशी मंजरनामे पर मजीद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर चुकी। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमतों में इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं उसमें मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। एक तरफ से हाँ, दूसरी तरफ से ना, एक तरफ से दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की बात, एक तरफ से दरवाज़ा बंद करने की बात। लेकिन ये मामला कहाँ पर जाके रुकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इस माहौल के अंदर भी कोई ऐसे खदशात हैं कि उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो सकती है? क्या उन्हें ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की यकीन दहानी के बाद भी एडवेंचर कोई हो सकता है ईद के मौके पे? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आलिया साहिबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के। आलिया साहिबा सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बबांगे दोहल बात कर रही है कि आप कहते थे कि नवाज शरीफ को माइनस कर देंगे। दूसरी तरफ वो देखें कि सऊदी वली अहद ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है, मरीम नवाज भी वहाँ पर मौजूद थी, वो पाकिस्तान की सियासत का महवर हैं, उन्हें किसी तरीके से माइनस नहीं किया जा सकता। इस पर पहले आप क्या राय रखती हैं, फिर दूसरे उमूर पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि PMLN खुद इस वक्त जिस बंद गली के अंदर आ चुकी है उसमें नवाज शरीफ ने सियासत का क्या महवर होना है? माइनस जिसको भी करती है ना, जिस भी सियासी कुव्वत को करती है, सियासी जमात को करती है, सियासी लीडर को करती है ना, वो अवाम करती है। और मैं आपको बता दूं ये लोग अवाम में माइनस हो चुके हैं। ये चाहे सऊदी फरमा रवा की मिन्नतें करें NRO लेने के लिए या बाकी बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट के आगे तरले करें, पाकिस्तानी कौम इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, और ये जो बार बार ये कहते हैं कि जी सियासत का महवर, मैं आपको बता दूं ना पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ रह गई है और ना पाकिस्तानी कौम को अब मजीद बेवकूफ बनाया जा सकता है। 3 दफा वजीर आजम बनकर आप हमें बेवकूफ बना चुके हैं। अब हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, अब फैसले 23 करोड़ अवाम करेगी, और जिस अवाम का फैसला है कि उन्होंने इमरान खान को दोबारा लेकर आना है। और ये पार्टियां जिनमें इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब आकर कल ये कह रहे थे कि इमरान खान एक नॉन एंटिटी है, तो मैं उनको सिर्फ इतना बता दूं, आज पाकिस्तान के घर घर के अंदर आप टॉक शोज ले लें, आप घर की कोई बैठक ले लें, आप गली की कोई बैठक ले लें, आप एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ले लें, हर एक की जबान के ऊपर इमरान खान है। इमरान खान की फेवर में बात हो रही है और इन लोगों के खिलाफ बात हो रही है। यही हमारी कामयाबी है। इसके बाद ये जो मर्जी बातें करते रहे, क्योंकि ये बातें तो बाद में खुलेंगी कि ये किस तरह से सऊदी फरमा रवा से मिले हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है कि इनके साथ इतनी जो की गई है सिर्फ $2 अरब बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद किया गया, और उसके बाद भी IMF इस वक्त बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये हर लिहाज से मुंह की खा रहे हैं। और अच्छा आलिया साहब, आप क्या समझती हैं अदालत उज़्मा की जानिब से जो ये तफरीक है, जो ये हमसे बेजा का माहौल बना हुआ है, इसमें कुछ नरमी लाने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, या उनकी जो काविशें हैं, या जमात इस्लामी की जो काविशें हैं, इसके ऊपर आप कुछ बेहतर माहौल देख रही हैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा? क्या आपको ये लगता है कि वफाकी हुकूमत इस तरफ माइल हो जाएगी?
यासिर, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वो जमातें हैं जो जिन्हें वाकई पहले तो हम कहते थे ना ये भगोड़े हैं, लेकिन अब ये 14 पार्टियां भाग रही हैं। ये अवाम से भाग रही हैं, ये इलेक्शन से भाग रही हैं, ये मुज़ाकरात से भाग रही हैं, क्योंकि इन्हें ये पता है कि जब ये मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे ना तो इन्हें एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, इन्हें एक ऐसा लाए अमल देना पड़ेगा जिसमें इनको ये डिसाइड करना है कि बाकी असेंबलियां कब टूटेंगी और हम जनरल इलेक्शन में कब जाएंगे। और ये सिर्फ जो है ना, जिससे कह लें कि जो हम समझते हैं ये एक मुज़ाकरात की बत्ती के पीछे अवाम को, अदालत को। अच्छा आलिया साहिबा, क्या आप ये समझती हैं कि ये जो माहौल है जिसमें आप ये समझ रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए इन्हें बैठना चाहिए, एक वो दौर था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये तमाम जमातें कहती थी कि नहीं, हमारे साथ बातचीत करें, मुख्तलिफ उमूर अगर आपने कानून साजी भी करनी है तो हमें लूप में तो लें, वो भी मामलात आईनी तौर पे थे, लेकिन तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइल नहीं थी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नज़रियात में तब्दीली लेके आई है कि ऐसे मामलात के ऊपर तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिक होना या बैठ के बातचीत करना ज़रूरी होता है? यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो पहले भी आइन और कानून के साथ खड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के लिए खड़ी थी, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं ना वो अपने मफादात के लिए उनकी स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती थी। उनका मतमाए नज़र कल भी NRO 2 लेना था, आज भी उनका यही है कि जो नाअहली की तलवारें इस वक्त करंट हुकूमत के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर और काबीना पे लटकी हुई हैं, उन्हें किसी तरह से रोका जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये इतने कंफ्यूज्ड हैं, आपने ये देखा है इनके अदालती बयान क्या होते हैं और अदालत से बाहर के बयान क्या होते हैं। अदालत के और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये किसी किस्म की कोई प्ली लेकर नहीं जाते हैं, किसी किस्म का कोई रिव्यू लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन मीडिया पर इनके ट्विटर अकाउंट से लेकर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर, जिस तरह से यहाँ पर जजेस को रिडिक्यूल किया जाता है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बातें की जाती हैं। कल मैं कंडेम करती हूँ मौलाना फजलुर रहमान ने जो हथौड़ा जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी कल तक वही बंदयाल साहब इनके हीरो थे जब वो कासिम सूरी साहब की पिटिशन को क्रैश कर रहे थे, और यही सुप्रीम कोर्ट सबसे मुल्क की आला सबसे सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी की अलामत थी और ये अदल और इंसाफ की जिसे कहले निशान था, आज उसी के साथ ये किस तरह की बातें करें। अच्छा आलिया साहिबा, अगर फर्ज कर लें जिस तरह इशारा दिया गया अमीर जमात इस्लामी की तरफ से कि ईद उल अज़हा के बाद खुली तौर पर इलेक्शन हो सकते हैं और ये भी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, माजी में ऐसी प्रैक्टिस मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट वक्त में इजाफा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर ले, ये हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले कि बड़ी ईद के बाद कुली तौर पे इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम करेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उसी मुतालिबे पर डटी रहेगी कि अभी इंतखाबात होने चाहिए? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मुल्क के वसी तर मफाद में और अवाम के लिए जो है हम हर चीज़ को मानेंगे। और लेकिन बार बार हमने यही कहा है जो आइन और कानून के फ्रेमवर्क में होगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, इन सारी चीज़ों के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है और आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती। आला अदलिया को भी ये बात पता है कि यहाँ पर आइन और कानून वाजिया है और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, मुज़ाकरात हो, इलेक्शन की डेट हो, वो आइनी और कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए और एक इनफिनिट मुद्दत के लिए इस सारे प्रोसेस को डिले किया जाए। हमने तो अपने टिकट अनाउंस कर दिए हैं, हमारे उम्मीदवार तो अपने हलकों में उतर गए हैं। अच्छा चलें, ये जो आपने टिकट्स की बात की है इसी पे कुछ बात कर लो। बहुत सी चहमगोइयां चल रही हैं कि टिकट्स के हवाले में कुछ फेवरेटिज्म देखा गया, करीबी लोगों की तरफ से जो इंडोर्स किए गए लोग उनको टिकट्स दिए गए, जो हकदार थे उन्हें महरूम रखा गया, कुछ पैसे लेने की बातें भी चल रही हैं कि किसी शख्सियात की जानिब से पैसे भी लिए गए, खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इन बातों में किस हद तक सदाकत? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जितनी मैरिट की बालादस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, आप ये देख लें कि हमारे टॉप स्टॉलवर्ड्स को, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं,
फवाद चौधरी साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, उनको हमने वफाक के लिए रखा है। और बाकी हमारी जितनी यंग लॉट है, हमारे ISF के लड़कों को, हमारे यूथ के लड़कों को पहली दफा हमने टिकट दिया है और हम उन लोगों को उतारने लगे हैं। जैसे अगर आप लाहौर का ही मुझसे पूछ लें तो लाहौर में हमने यूथ के ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा है जो यहाँ पर मुकाबला करेंगे, यानी ISF को और यूथ के कैंडिडेट्स मुकाबला करेंगे हमजा शहबाज से, मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से। तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये हौसला सिर्फ इमरान खान का ही हो सकता है कि वो उन लोगों को, अपने दरीना वर्कर्स को, अपने वो लोग जो हर थिक एंड थिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, उन लोगों को उन्होंने इस दफा PP के टिकट दिए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की पार्टी में कोई रिजेंटमेंट है। अदरवाइज हमने बिल्कुल रिव्यू की ऑप्शन ओपन रखी है। हर जो हमारा रीजन है वहां में हम रिव्यू के लिए जिसने भी जाना है उनका राइट है, वो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ वे हेड फ्रॉम अदर पार्टीज। वो पार्टियां तो इस वक्त जो तख्ते लाहौर और तख्ते पंजाब की दावेदार थी, इस वक्त एक आखिरी सवाल आलिया साहिबा, बात ये हो रही है कि टिकट्स की तकसीम के बाद जमान पार्क में वीरानी छा गई है, कैंप्स वहां पे खाली होना शुरू हो गए हैं, ईद के मौके पे आपको एडवेंचर का खदशा भी है, क्या प्लान है? मैं सिर्फ इतना बता दूं, हमें तो इतना पता है कि हमने तो वहाँ पर मेहंदी के और चूड़ियों के स्टॉल भी लगा दिए हैं। पूरा लाहौर वहाँ का रुख करेगा और हम खुद इंशाल्लाह ताला हमारा जो हैशटैग होगा इस ईद पर वो होगा ईद कप्तान के संग। हमारी यूथ के लड़के, हमारी खवातीन, हमारे जो PTI वर्कर्स हैं वो सब, और आपको पता है कि जिंदा दालाने जो लाहौर हैं they always make us proud and I am very proud of my Lahoris के चाहे खान साहब की हिफाजत का जिम्मा हो, चाहे जमान पर पहुंचना हो, एक कॉल के ऊपर रात के 3 बजे कह लें, सुबह के वक्त यानी अगर किसी एडवेंचर का आगाज किया गया तो उसके लिए भरपूर प्लानिंग की जा चुकी है। और इतना बता दूं कि ये ना समझें कि ईद के ऊपर खान साहब हमारी रेड लाइन है और हमने पहले कह दिया था जान दे देंगे पर लेकिन खान नहीं देंगे। तो ये बात ये याद रखें कि मिस एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। लोगों की ईद है, उनको ईद को गुजारने दें। अवाम के लिए खुशियों का पैगाम है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ मेरे मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। और ये अनारकी जो इस वक्त फैलाई जा रही है, इस अनारकी में कभी वाकई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद, अल्लाह ने के बाद।